आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। समुद्री तूफान दाना ओडिशा के साहिल से टकराया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी। वजीर आजम ने वजीर आला को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अभी आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी और जर्मन जेर सदारत 7वें बैन हुकूमती मशावरती मीटिंग के दरमियान कई मुआहिदों पर किए जाएंगे दस्तखत। झारखंड में नामजदगी के पहले मरहले का आज आखिरी दिन, जबकि देवेंद्र फडणवीस समेत कई अहम शख्सियात अपने कागजात नामजदगी करेंगे दाखिल। भारत वापस बुलाए गए भारतीय सफीर संजय वर्मा ने कनाडा को किया बेनकाब। दोहरे रवैये और खालिस्तानियों को पनाह देने का लगाया इल्जाम। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन के स्कोर से आगे करेगा खेलना शुरू। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में बनाए 259 रन। अहम सुर्खियों के बाद खलीज बंगाल में गुज़िश्ता कई दिनों से ओडिशा के साहिल की तरफ बढ़ने वाला शदीद समुद्री तूफान दाना रात तकरीबन 12 बजे पारादीप से 50 किलोमीटर मशरक गया। तूफान की टकराने के वक्त हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात ने आज सुबह 6 बजे का मरकज धामरा से 20 किलोमीटर शुमाल मगरिब दाना तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तूफान के शुमाली ओडिशा में मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज दोपहर तक शदीद समुद्री तूफान दाना के कमजोर होकर गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का इम्कान भी जाहिर किया है। और इस बीच ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में समुद्री तूफान दाना के लैंडफॉल के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर सुरेश पचारी और ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा भी मौजूद थे। समुद्री तूफान दाना के बारे में IMD भुवनेश्वर के डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा है कि तूफान की वजह से हवा की रफ्तार तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर। उन्होंने कहा कि दोपहर तक तूफान की शिद्दत शदीद गर्दाबी तूफान से कमजोर होकर गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। Now the current intensity is severe cyclonic storm and wind speed is about 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. Landfall process continues and the rear sector of the cyclone is entering into the land, and the landfall process would continue for next 1 to 2 hours. It is likely to move nearly west northwestward across North Odisha and weaken gradually into a cyclonic storm by forenoon of 25th October. और इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल 2 बार ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी को फोन किया और तूफान के पेश नज़र रियासत की तैयारियों के बारे में दरियाफ्त किया। बातचीत के दौरान वजीर आला ने लोगों की बाज़ाबातकारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और ओडिशा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जैसी फोर्सेस की तैनाती के बारे में बड़ी तफसीली मालूमात फराहम की। वजीर आजम ने रियासत की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा समुद्री तूफान दाना के पेश नज़र एहतियातन बंद है। यहाँ की तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत समुद्री तूफान दाना के लैंडफॉल पर मुसलसल नज़र बनाए हुए है। इसी तनाजुर में वज़ीर आला ममता बनर्जी आला हुकाम के साथ हावड़ा में रियासती हुकूमत के कंट्रोल रूम में मौजूद थीं। तूफान दाना का असर मगरबी बंगाल के मशरक़ी मिदनापुर में देघा के साहिल पर नजर आया। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत और जर्मनी के दरमियान आज 7वें बैन हुकूमती मशावरती मीटिंग होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के सैरोज़ा दौरे पर आए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों ममालिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में इजाफा, हुनर के फ़रोग़ के लिए वसी तर मौक़े,
गैर इक़्तिसादी ताउन, सब्ज़ और पायदार तरक्याती शराकतदारी और टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहिमी ताउन पर बातचीत करेंगे। बैन हुकूमती मशावरती ग्रुप एक दोनों इतराफ के वज़रा अपनी अपनी जिम्मेदारी ख्याल करते हैं। नेस इसके नताइज वज़ीर आज़म और चांसलर के अलावा दोनों रहनुमा जर्मन बिजनेस 2024 की 18वीं एशिया पैसिफिक समिट का भी इफ्तिताह करेंगे। में इलेक्शन के पेश नज़र तमाम सियासी जमातें पूरे दमखम के साथ इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। 43 सीटों पर मबनी पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन था। ऐसे में उनसे जुड़े तमाम बड़े चेहरे, हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियां हैं। असम्बली हल्कों से कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। कई कौमी लीडर और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में पर्चा नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। इसमें झारखंड के इंतखाबी इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान, शरीक इंचार्ज हेमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी के 7 उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। काबिल जिक्र है कि पुरैया असेंबली सीट के लिए नामजदगी में रियासती सदर और साबिक वज़ीर आला बाबू लाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बरकागांव उम्मीदवार की नामजदगी में मरकजी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। बोकारो उम्मीदवार की नामजदगी में रियासती सदर बाबू लाल मरांडी और रियासती इंचार्ज डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल होंगे। बीजेपी के इंतखाबी शरीक इंचार्ज और असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा को सुंदरी, धनबाद, सरायकेला और खरसावा असेंबली के उम्मीदवारों की नामजदगी में शामिल किया जाएगा। दरअसल झारखंड में 2 मरहलों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें पहले मरहले की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे मरहले की वोटिंग 20 नवंबर को 38 सीटों पर होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने मजीद 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने हजारीबाग जिले की बरही सीट से मौजूदा MLA उमा शंकर अकेला का टिकट काट कर उनकी जगह अरुण साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हेमंत सोरेन हुकूमत के साबिक वजीर आलमगीर आलम की जगह पाकोर से उनकी बीवी निशात आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। रांची जिले की कान के रिजर्व सीट से सुरेश कुमार बैठा को टिकट दिया गया है। पलामू जिले की पाकी सीट से लाल सूरज और डाल्टनगंज से कांग्रेस ने KN त्रिपाठी और राधा कृष्ण किशोर को छतरपुर रिजर्व सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। राधा कृष्ण किशोर सिर्फ 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हालांकि वो पहले भी इसी पार्टी से MLA रह चुके हैं। इसी जिले के विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इस सीट पर इंडिया ब्लॉक की इत्तेहादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने राम नरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने एक दिन पहले अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। इससे कबल कांग्रेस ने पहली फहरिस्त में 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इनमें जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ियाहाट से प्रदीप यादव समेत 21 उम्मीदवार शामिल हैं। और झारखंड असेंबली इंतखाबात 2024 के ऐलान के बाद से ही तमाम सियासी जमातों की तैयारियां तेज तर हो गई हैं। इस बार झारखंड असेंबली की 81 सीटों के लिए 2 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं। पहले और दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी है। JMM के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और BJP के कई लीडर बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 2 मरहलों में 81 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले मरहले के लिए 13 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एक से बढ़कर एक उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। इससे ज्यादा मौजूदा उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए कई दीगर बड़ी शख्सियात को भी मैदान में उतारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वजीर आला हेमंत सोरेन, उनकी अहलिया कल्पना सोरेन और कई MLA और राज्यसभा MP महुआ माझी भी मैदान में हैं। सली असेंबली सीट से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी के सरबराह सुदेश कुमार महतो की साख भी दांव पर लगी हुई है। JMM के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और BJP के कई लीडरों ने बड़ी तादाद में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मरकजी कई उम्मीदवारों की नामजदगियों में शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन की JMM सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि JMM की सरकार आवाम के लिए चक्रवाती तूफान दाना से भी ज्यादा खतरनाक है। बालू फ्री में देंगे मकान बनाने के लिए, इनने लूट लिया। भाजपा की सरकार मकान फ्री देगी गरीब को और बालू भी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेंगे। आज इस मौसम में मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तूफान आ रहा है ना, दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो JMM कांग्रेस की सरकार है।
जिसने सब बर्बाद कर दिया। झारखंड में बीजेपी के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी झारखंड में आबादियाती तब्दीली और मौजूदा हुकूमत की बदउनवानी के मामले पर इलेक्शन लड़ेगी। मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है। यही हमारे मुद्दे हैं। घुसपैठी झारखंड को खा जाएगा। रांची से राज्यसभा के रुकन महुआ माझी ने नामजदगी दाखिल करने के बाद बीजेपी पर दारुल हुकूमत की तरक्की न करने का भी इल्जाम आयद किया। रांची का कोई डेवलपमेंट उन्हें नहीं दिखता। राजधानी वासी तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगता नहीं है कि राजधानी है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से, महागठबंधन की ओर से रांची को एक मेट्रो सिटी बनाएंगे। झारखंड में वोटिंग के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आखिरी दिन है। ऐसे में रियासत की सियासत गर्म हो गई है और तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में पूरी ताकत लगा दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन कल यानी 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे एक दिन पहले झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 100 से ज्यादा दिग्गजों ने अपना नामांकन भरा। ऐसे में अब सारे दलों के स्टार प्रचारकों का रैलियों का दौर शुरू हो गया है और वहीं आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहे हैं। अपने सहयोगी विकास आलोक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और 13 रियासतों में वायनाड लोकसभा सीट और 47 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज नामजदगी का आखिरी दिन है। वायनाड सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और बीजेपी की जानिब से नव्य हरिदास ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वहीं 47 असेंबली सीटों में उत्तर प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं, जहां ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 37 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अब तक 71 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इसके अलावा असम से 5, बिहार से 4, चंडीगढ़ से 1, गुजरात से 1, कर्नाटक से 3, केरल से 2, मध्य प्रदेश से 2, मेघालय से 1, पंजाब से 4, राजस्थान से 7, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से 2 सीटों पर नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कई सीनियर रहनुमा आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर शहर के तहत नागपुर जुनूब मगरबी सीट से, कृष्णा खोपड़े मशरक़ी नागपुर से और मोहन मते जुनूबी नागपुर से आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावन भी आज नागपुर देही हल्के की कामाठी असेंबली सीट से और समीर मघे हंगन असेंबली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली के 288 हलकों के लिए अब तक 153 उम्मीदवारों के 164 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग एक ही मरहले में 20 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तमाम 288 सीटों पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। इस दौरान कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पृथ्वीराज चव्हाण कराड़ साउथम से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले को साकोली असेंबली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी ने कल महाराष्ट्र के इंतखाबात 2024 के लिए 45 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। इस बार पार्टी ने बारामती से योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है, जो आदित्य पवार के भतीजे हैं।
महाराष्ट्र में महायुति की जमातों के दरमियान 288 में से 278 सीटों पर समझौता हो गया है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वजीर आला अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी, शिवसेना, शिंदे धड़े और एनसीपी अजीत धड़े ने 278 सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी है। अब 10 नशिस्तों पर इत्तफाक राय होना बाकी है। बीजेपी आज अपनी दूसरी फहरिस्त जारी करेगी। बीजेपी ने अब तक 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि शिवसेना, शिंदे धड़े ने 45 सीटों और एनसीपी अजीत ग्रुप ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब तक महायुति के अराकीन ने 182 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 106 नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र में नामजदगी की आखिरी तारीख में सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। आरएसएस की 2 रोजा ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज से उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्रखम गांव में होगी। ये मीटिंग हफ्ते तक जारी रहेगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा है कि कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कौमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीमी तरक्की का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही मार्च 2024 में मुनक़िद होने वाली ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा में सालाना मंसूबे का जायजा और संघ के कामकाज को वसअत देने की तफसीलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में खासतौर पर विजयदशमी 2025 तक संघ के तंजीमी अहदाफ को पूरा करने के बारे में भी बातचीत की जाएगी। नेज़ 2025 में आरएसएस की 10 साला तकरीबात से पहले तंजीम के लिए अहदाफ तय किए जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि आरएसएस का क़याम 1925 में अमल में आया था। एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मुल्क में भाईचारा, बाहिमी ताउन, मुल्क की तामीर व तरक्की, माशरे के तईं शहरियों की जिम्मेदारी समेत कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। आरएसएस के सीनियर ओहदेदार ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आलूदगी की सतह दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। दरिस्ना फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल और दीगर आलूदा अनासिर की वजह से यमुना का पानी काफ़ी आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से कालंदी कुंज में बहने वाली यमुना नदी की सतह पर सफ़ेद झाग नज़र आ रहे हैं। ये झाग दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही नुकसान। दिल्ली में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। शहर की हवा का म्यार मजीद बिगड़कर इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आ गया है। इंडिया गेट, आनंद विहार, नेहरू प्लेस और ITO समेत कई मकामात पर धुंध की एक तह दिखाई दे रही थी। इसकी रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव समेत दीगर कई इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत भी पूरी तरह से मुतासिर हो रही है। घरों से बाहर लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग तलब की, जिसमें दिल्ली की वजीर आला आतिशी और वजीर माहौलियात गोपाल राय ने भी शिरकत की। इस दौरान आलूदगी पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट भी तलब की गई है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। मरकजी वजीर तालीम ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम ने कहा कि AIE के पुलों को मजबूत करने, तालीम और हुनर की तरक्की में मुश्तरका तरजीह और ऑस्ट्रेलिया और भारत के रोशन मुस्तकबिल का तस्वुर करने के लिए एक अहम है। क़ब्ल-ए-ज़ीन धर्मेंद्र प्रधान ने इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की भी बातचीत की। ये ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटियों का इत्तेहाद है, जहां उन्होंने इसके साथ सूदमंद बातचीत की। और नाज़रीन का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शायद अखबारात की जायजे में पहली खबर है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये इसराइल से मुताल्लिक़ है। ब्रिक्स का इसराइली बमबारी, अमवात और तबाही पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका एलामिया में लेबनान की सूरत हाल पर तवज्जो देने और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े को हल करने पर भी जोर। ब्रिक्स में और क्या क्या बात हुई, यही राष्ट्रीय सहारा की सब हेडिंग्स हैं। ब्रिक्स 7 मुस्लिम अक्सरियती समेत 13 ममालिक को मिला पार्टनर का दर्जा, और दुनिया बदल रही है ब्रिक्स इसका सबूत। जयशंकर का बयान। फिलिस्तीनी अवाम के साथ तारीखी नाइंसाफ़ी हो रही है। इजलास में ब्रिक्स सरमायाकारी प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ भी की गई पेश। इसके बाद जो अगली खबर है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही। अगली सुर्खी का रुख करेंगे। दुनिया बदल रही है ब्रिक्स इसका सबूत।
वजीर खारजा जयशंकर का बयान। और ब्रिक्स मीटिंग के बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से है, अगली सुर्खी, और ये है महाराष्ट्र से मुतालिक घड़ी का निशान अजित ग्रुप के पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का इस सिलसिले में हिदायतनामा जारी। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात, इनकलाब की सुर्खी, और इनकलाब की जो अगली सुर्खी है उसका रुख करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी पर। यूपी ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस ने सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे और रियासती सदर अजय राय ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। सहाफ़त पर अगर नज़र डालें तो ये खबर है, बहरिया हाइड ऑपरेशन के लिए तैयार, 119 ट्रेनें मनसूख, दाना तूफान खतरनाक तूफान में हो चुका है तब्दील। समुद्री तूफान साहिल की तरफ बढ़ रहा है और इसके तहत तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। आगे बढ़ेंगे। हमारे समाज की अगली सुर्खी, कलकत्ता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल मामले से जुड़ी हड़ताल को अब खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो अगली खबर है वो है, दिल्ली हिंदुस्तान और चीन सिफारती और फौजी सतह पर बातचीत में मसरूफ, इख्तलाफात को दूर करने के लिए मुसलसल बातचीत ज़रूरी, राजनाथ सिंह का बयान। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मज़हर आसिफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नए वाइस चांसलर मुकर्रर। सहाफ़त की सुर्खियों पर नज़र डालते हैं और ये है 85 तैयारों को मिली धमकी, नहीं थम रहा है तैयारों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। अब नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पहली खबर है इसराइल से मुतालिक। इसराइल में यरगमालियों के रिश्तेदारों ने यरूशलेम में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। हमास के हाथों अब तक 117 यरगमालियों को जिंदा रिहा किया गया है, जबकि 37 को मुर्दा वापस लाया गया है। रिहाई पाने वालों में 105 खवातीन, बच्चे और गैर मुल्की शामिल हैं। इन सब को हमास के साथ जंग बंदी के दौरान रिहा किया गया था। इनमें से 4 को गाजा जंग के दौरान रिहा किया गया था। इसराइली आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 101 यरगमाली अब भी गज़ा में मौजूद हैं और इसराइली हुक्काम का ख्याल है कि वो अब भी जिंदा हैं। हमले से गज़ा में अब तक 43,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इससे कबल हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 अफराद हलाक और 250 अफराद को गज़ा में अगवा करके यरगमाल बनाया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जल्दी इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जंगबंदी और गज़ा में यरगमालियों से मुतालिक मुआहदे पर फिर से मज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने हमास के सरबराह याह्या सिनवार की हलाकत के बाद इस हफ्ते मशरिक़ वस्ता का दौरा किया। अमरीका ने कहा है कि याह्या सिनवार को दोनों के दरमियान मज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट थी, लेकिन अब मज़ाकरात दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं। मिस्र इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों में मसरूफ़ है। और इस बीच फ़िलिस्तीन के शहर दैरुल बलाह में एक बेकरी के सामने अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। हुआ ये कि गज़ा के बेघर लोग अचानक अपने लिए खुराक लेने निकल पड़े। खुराक के हुसूल के लिए तगोदौ में मुब्तला बेघर अफराद का कहना था कि वो खुराक के हुसूल के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खुराक नहीं मिल रही है। बेघर होने वाले लोगों का कहना है कि अगर वह तनाज़ा से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि गज़ा के 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और उन्हें मुनासिब खुराक मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है। अगली खबर, अंकारा में हमले के एक दिन बाद तुर्की इंटेलिजेंस कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले कर रही है। बुध की दोपहर तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर 2 हमलावरों ने खुदकार राइफलों और धमाकाखेज मवाद से हमला किया। हमले में 5 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। इस दौरान दोनों दहशतगर्द मारे गए, ताहम हमले की जिम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। हमलावरों की शिनाख्त कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK अस्करियत पसंद ग्रुप के अरकान के तौर पर हुई है। आलमी खबरों के बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत अपनी पहली इनिंग 1 विकेट पर 16 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। शुभमन गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 6 नॉट आउट रहते हुए 6 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं रोहित शर्मा
बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता रोज अपनी पहली इनिंग में 259 रन बनाए थे। डेविड कोरावे ने 76 और रविंद्रा ने 65 रन बनाए। भारत की जानिब से सुंदर ने 7 और अश्विन ने 3 विकेटें हासिल की हैं। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के